Hello everyone. As a part of our mentorship program that we have discussed previously, today we are going to learn about the art of syllabus decoding of competitive exams. आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हमारा मेन फोकस सिविल सर्विसेज पे है, स्टेट का भी है और आईएएस का भी है, ठीक है। उस पर हम देखेंगे कि उनके सिलेबस को हमने डिकोड कैसे करना है, कि एग्जैक्टली उसको हमने देखना कैसे है एंड रेलेवेंट सोर्सेज कौन से हैं। चलिए देखते हैं। दिस इज़ योर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, जो कि अब जेकेएस और आईएएस का सेम ही है। इसमें क्या है, आपके दो पेपर्स होते हैं, एक आ गया जीएस पेपर 1 और दूसरा आ गया जीएस पेपर 2। प्रीलिम्स जो आपका एक एंट्री स्टेज है मेंस के लिए, और नेक्स्ट स्टेज के लिए ये आपका एक दरवाज़ा है। इसमें क्या है, जो पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक, एंड जो पेपर 1 है उसमें आपको जो कट ऑफ बेस पे मेरिट जाता है उस हिसाब से आपको इन या आउट का रिज़ल्ट आता है। देखिए इसमें है क्या, चलो देखते हैं। जो पेपर 1 है वो है आपका जनरल स्टडीज़, और जो पेपर 2 है वो है कॉम्प्रिहेंशन प्लस आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, दैट इज़ बेसिक न्यूमरेसी भी होती है बीच में, यानी कि मैथ और इंग्लिश, ऐसे मोटे तौर पे आप लगा लीजिए। देन कम्स पेपर 1। पेपर 1 में स्टैटिक के साथ साथ आपको आज की डेट में करंट के साथ भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो आपका पेपर 1 है वो आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी को देखता है एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंस, यानी कि जब आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम पे आपका जो मेंटल लेवल है वो किस वे में जा रहा है, कितनी डायमेंशंस में आप वर्क कर सकते हैं, ये उसको देख रहा है आज की डेट में। ओके, और ये आ गया आपका मेंस का सिलेबस जीएस पेपर 1। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 1 का ही देखेंगे, जो कि आगे जाके हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो सारा सेशन ये वाला कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखिए इसमें क्या क्या है। अगर हम देखें, इसमें है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी प्लस सोसाइटी। इसमें इंडिया के भी हैं और वर्ल्ड की भी सारी पर्टिकुलर्स उन्होंने दे के रखे हुए हैं कि आपको ये चीज़ें आपको देखनी है। तो हमें इस चीज़ को देखना कैसे है, कैसे देखना है। आप ये मत सोचिए कि देखिए मेंस का अलग हो गया, प्री का अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस और प्रीलिम्स को आपको इकट्ठे ही पढ़ना है। सोर्सेज भी रेलेवेंट जो दोनों के लिए वो सेम ही आएंगे, ठीक है। देन कम्स, ये देखिए पहले जो ऊपर आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस नेशनल मूवमेंट, ये सेम जो लाइन है ये आपके प्री के सिलेबस में दी है। देखिए पेपर 1 में सेकंड पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, गॉट इट। और आप इधर देखिए मेंस में यहाँ भी यही लिखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेकंड पे, एंड देन थर्ड पे आ गया फ्रीडम स्ट्रगल। कोई चेंज नहीं है, कुछ एडिशंस ज़रूर हैं बट जो रेलेवेंट फाउंडेशन है वो सेम है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्री अलग से पढ़ना है, मेंस अलग से पढ़ना है, वो आपका ब्लंडर हो जाएगा। देन कम्स, अब जो सेकंड जीएस पेपर 1 में जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, जो प्री में भी है और आपके मेंस के सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन दिया हुआ है। देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी आपके प्री के पेपर में एज इट इज़ दिया हुआ है, चेक कर लीजिए आप। देखिए थर्ड नंबर पे पेपर 1 के कॉलम पे इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसकी वेरियस डायमेंशन है, प्लस वर्ल्ड का भी दिया हुआ है उन्होंने। और इसमें देखिए आप लास्ट में देखिए, बॉटम से शुरू कीजिए, इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन जितने भी हैं आपके यहाँ पे दिए हुए रेलेवेंट्स, और देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी आपका ज्योग्राफी में आ गया। देन कम्स सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड का आ गया बट ये सारा क्या है, ज्योग्राफी बता रहा है आपको, गॉट इट। हिस्ट्री आपका हो गया। हाँ, इसमें एक एडिशन क्या है, इसमें इन्होंने दिया है द पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, एक ये एडिशन है, प्लस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, जो कि हम भी देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, उनका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें दिया गया है कि जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है
वो आप NCERT जो है हमारी, उससे भी आप पढ़ सकते हो। गॉट इट। जो वर्ल्ड की हिस्ट्रीज़ हैं आपकी 9th-10th की, उससे आप ये आराम से जो क्वेश्चंस आते हैं रेवोल्यूशंस के रिगार्डिंग ही आते हैं, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा सच आपको इसका कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बच गया हमारा, एक बच गया सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया प्लस role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and their remedies. एंड देन कम्स ये सब जो 3 हैं, इनके नीचे जो दिए हुए हैं ग्लोबलाइजेशन है, एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म। ये बच गया जी हमारा। ये किस में आता है? सोसाइटी में। तो अब जो क्वेश्चन आता है दिमाग में हमारे कि सोसाइटी हमने कहाँ से पढ़नी है। आप किसी भी अगर सोर्स को खोल के देखेंगे आप, या किसी का भी व्यू पॉइंट लेंगे, तो वो यही बोलेंगे कि सबसे जो कॉम्प्लेक्स है आज की डेट में वो है सोसाइटी पे। क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं सोसाइटी पे। क्यों आते हैं सोसाइटी पे इतने कॉम्प्लेक्स? क्योंकि उसके लिए कोई एज सच बुक नहीं है। सोसाइटी है क्या चीज़? सोसाइटी एक हमारा समाज है, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं हमें उसको देखना है कि हम कैसे देखेंगे। तो वो हम बुक्स में कैसे देख सकते हैं? आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर या स्टैटिक बुक को ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स और रेलेवेंट जो टॉपिक हैं, जो +2 की बुक्स हैं सोसाइटी के रिलेटेड, अगर आप उसमें से देखेंगे तो सिर्फ आपको उसका क्रक्स दिखेगा, बेसिक फाउंडेशन की कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे आपको। ये जो चीज़ें हैं आपको देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये 2 अलग दिए हैं, बट ये आप सोच नहीं सकते हो कि ये अलग होंगे। कैसे? देखते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कितने ज़्यादा हैं, कितना कुछ है हमारे समाज में। और डाइवर्सिटी उसमें क्या है? कितने तरह के लोग रहते हैं। अब जितना कुछ है और जितनी चीज़ें हैं, कभी तो क्लैश होंगे, ठीक है। और उन्हीं के क्लैश से देखिए नीचे जो आ गया कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, जो आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है। तो ये मत सोचिए कि ये अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं या ये पता नहीं कहाँ से है, ये कुछ है नहीं है। ये अगर आप एक सर्कल है, ये विशियस सर्कल है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, जैसे इंडियन सोसाइटी है, क्या फीचर्स हैं? हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उनके टेस्ट अलग हैं, उनकी विचार अलग हैं। तो ये क्या है? डाइवर्सिफाइड अप्रोच है ना। बट कभी कभी ऐसा हो रहा है, जो आज की डेट में हो रहा है, यहाँ पहले भी होता है कि कुछ मैच नहीं होता, कभी कभी ऐसे मिस मैच हो जाएगा किसी भी कारण से, तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाइए, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म इश्यूज़ आ गए, या फिर सेकुलरिज्म इश्यूज़ आ गए। अब इश्यूज़ यहाँ दिया नहीं है, बट आपको डाइवर्सिफाइड वे में सोचना है। हो सकता है कि पॉजिटिव वे में भी आ जाए और नेगेटिव वे में भी आ जाए। गॉट इट। अब यही जो चीज़ है इंडियन सोसाइटी में कितने लोग हैं। वुमेन आ गई, बच्चे आ गए, ट्रांसजेंडर्स आ गए, मेल आ गए, फीमेल्स आ गई, जो सिंगल हैंडेड काम कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं, जो कोरोना में भी आपने देखा कितनी लेडीज़ हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं ना। तो इसी के रिलेटेड उन्होंने नेक्स्ट में डाल दिया रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स जब लेडीज़ आएंगी तो उनके साथ कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। देखिए कितनी मूवीज़ भी बनती हैं लेडीज़ के लिए या सोसाइटल इश्यूज़ के लिए, आपने देखी होंगी। तो उसके रिलेटेड क्या आ जाएगा आगे? जब इश्यूज़ आ गए तो पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। अभी भी न्यूज़ में आ रहा है कि जी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हम चाइना को सरपास कर जाएंगे। तो ये न्यूज़ भी है ना चीज़, पॉपुलेशन, और वही चीज़ आपके सिलेबस में भी है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जी हमने पढ़ा नहीं यहाँ पे, या हमें तो पता ही नहीं था जी, सिलेबस में पता नहीं क्या दिया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया। आप इसको एनालाइज कीजिए कि न्यूज़ में क्यों चल रहा है ये। तो आप देखिए कि क्या इशू था, क्या इंडिया का किसी इंडिकेटर जो रैंकिंग्स होती हैं वहाँ पे कोई नाम कम आया, ज़्यादा आया, तभी आती है ना ये चीज़ें न्यूज़ में, ठीक है जी। देन कम्स पॉवर्टी। अब ये आ गई इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स में भी आ गया, ये सोशल इश्यूज़ में भी आ गया। पॉवर्टी हमारी जो इंडियन स्टेट है उसका इशू हमेशा से था, बट अभी वो इम्प्रूव हो रहा है।
इसमें आप स्कीम्स आ गई, न्यूज़पेपर देखेंगे, नरेगा, एमजी नरेगा की स्कीम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? वो पॉवर्टी को हटाने के लिए आ रही है ना वो। तो उसका क्रक्स यही है ना पॉवर्टी का, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया डेवलपमेंटल इश्यूज़। अभी आप देख रहे हो रिवॉल्ट्स कितने होते हैं, नक्सलीवादी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो इश्यूज़ है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके एरिया में वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँची, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए ऐसा है कि उन्होंने हमारा रहने का जो इन्वायरमेंट था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने उस कल्चर को बचाने के लिए कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स वो शुरू कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो वो इश्यूज़ हो गए ना, रिलोकेशन उनकी हुई नहीं। ठीक, और देन कम्स अर्बनाइजेशन। अभी स्लम, आपको पता है जितने जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे, कभी भी अगर आप घूमने जाएं, कहीं भी जाएंगे आप मेट्रो सिटीज़ में, तो आप देखिए कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा स्लम एरियाज़ हैं। उससे क्या हो रहा है? रिसोर्स क्रंच हो रहा है। खुद देखिए आप, आगे उन्होंने यही दे दिया, अर्बनाइजेशन तो हो रही है बट उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, और उसको ही उन्होंने सॉल्व करने के लिए आगे दे दिया उनकी रेमेडीज़, जो कि अभी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितनी स्कीम्स उन्होंने यूटिलाइज़ कर दी इस कॉज के लिए। ठीक है, स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, किसी करंट अफेयर्स में, हर करंट अफेयर्स में दिया होता है, जो आप मंथली मैगजीन्स पढ़ते हो उसमें भी दिया होता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो जब ये चीज़ें हो गई तो ग्लोबलाइजेशन का आ गया कि सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है, देखो कितनी जगह हो रही है, साइकोलॉजिकल हो रही है, डिजिटल हो रही है, फिजियोलॉजिकल हो रही है, ब्रांड आ रहे हैं, हम ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, एक्सेट्रा। ठीक है, देन देखिए यही जो चीज़ें हैं, जो आपका प्री है वहाँ पे आपको कैसे पढ़नी है। अभी जो यहाँ पे प्री का है उसमें आपने दिया है, देखो फर्स्ट इन्होंने दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं है कि आप क्या इससे क्रक्स क्या ले रहे हैं इसका, ये नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ हुई है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ऐसा आज की डेट में नहीं है। अभी आपको क्या देखना है, जैसे इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि जो भारत के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो बाहर जाके इंडिया के हिसाब से क्या रेमिटेंस यहाँ भेज रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो हो गया इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। देन कम्स जो इंडिया ने बाहर जाके कुछ नेशन से समझौते कर लिए, या किसी की वॉर हो रही है, वहाँ पे इंडिया ने क्या एड पहुँचाई है। ठीक, तो वहाँ पे सॉरी, तो वहाँ पे जो एड पहुँचाई है किस पैसे से पहुँचाई है, वो आ गया एक हमारा जोग्राफिकल वे में इम्पोर्टेंस आ गई। ठीक है, अगर हमने जोग्राफी में देख लिया वही चीज़, यही चीज़ है, इसके अलग अलग डिमेंशंस हैं। अगर आप नेशनल इवेंट्स देख रहे हैं, नेशनल इवेंट्स में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप देखिए कि किस पोस्ट के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। रिसेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शंस हुए। ठीक है, तो वो हमारी पेपर की रेलेवेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्री क्या है। देखिए प्रेसिडेंट की पोस्ट जो उन्होंने पूछी है कि मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे आएगा, इसमें यही आएगा कि प्रेसिडेंट की रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन कम्स कि इसका मेथड क्या है, और उसकी इलेक्शन को अगर हम बाहर के स्टेट यानी कि बाहर की जो नेशन स्टेट्स हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, उनसे कंपैरिजन करें तो वैसा भी क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस, सिर्फ आपको अंदर ही नहीं रहना है कि ठीक है प्रेसिडेंट का हो गया तो हो सकता है ये आर्टिकल पूछ लें, इनका मेथड पूछ लें, कितने लोग थे, हमारे पिछले प्रेसिडेंट कितने थे, ये था वो था, ये तो वो पूछेंगे फॉर श्योर, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। बट वो ये भी पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीन्स कि कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए इंडिया के प्रेसिडेंट के मेथड ऑफ इलेक्शन से विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश के हो सकता है। ठीक है, ब्रिटेन के हो सकता है, या फिर फ्रांस के हो सकता है, जो भी जिस भी नेशन में अभी इलेक्शंस हो रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना है। ठीक है, देन कम्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका स्टैटिक पार्ट है।
तो ये तो आपको बुक्स में ही मिलेगा, बेसिक बुक्स में। हाँ, बट ये हो सकता है कि जो रिसेंट अभी कोई मॉन्यूमेंट हुआ या कहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनॉग्रेट किया है, तो उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको हमेशा नोट करके रखनी है। क्योंकि अभी का जो पैटर्न है आपके पेपर्स का, उसमें यही आ रहा है कि जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। गॉट इट? ओके। अगर कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर वो बनी थी धोलावीरा। ओके, एज इट इज़। देन कम्स इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसकी अलग अलग डिमेंशंस दी हुई हैं इन्होंने, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें आप देख लेंगे। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो जीएस पेपर 2 में। गॉट इट? और नेक्स्ट वाले जो हैं वो आपके अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका मेंस का सिलेबस है और प्री का सिलेबस है, आपको टॉपिक वाइज उनको एनालाइज करना है और आपको देखना है कि क्या मैं दोनों के साथ मैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और क्या मुझे अलग से एफर्ट डालना है और कैसे डालना है। ठीक है? तो देन कम्स सोर्सेज। देखिए, प्री के लिए आपकी बेसिक सोर्सेज आपकी फाउंडेशनल बुक्स ही हैं, जो हैं आपकी एनसीईआरटीज बेसिक्स। ओके, आप 6 से 12th तक के। देन कम्स कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं। करंट अफेयर्स या तो आप मंथली मैगजीन जो एंड में आती है वो आप देख लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया होता है उन्होंने उस डाटा को कंपाइल करने के लिए, फॉर इजी रीच के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन आप ले लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो। अगर आपके पास टाइम है, रिलीजियसली आपको 1 साल या 2 साल देने ही हैं इसको, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से ही नोट्स बना सकते हैं। न्यूज़पेपर आपका मस्ट है ताकि आपकी कमांड हो, क्लैरिटी हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि मुझे आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली लिखना क्या है और कैसे लिखना है, वो आपको न्यूज़पेपर ही बता सकते हैं। ठीक है? और अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस की जो बेसिक बुक्स हैं वो आपको पता ही है, बिपिन चंद्र हिस्ट्री के लिए। ठीक है? कुछ लोग RS शर्मा भी देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो आपकी अपनी अपनी रिटेनिंग कैपेसिटी है कि आप कितना रिटेन कर सकते हैं, और इतनी बुक्स आपको पढ़नी भी नहीं है वैसे भी। ठीक है? और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड आपको पता ही है, माजिद हुसैन काफ़ी लोग पढ़ते हैं। बट अगर आपने बेसिक 11th-12th की बुक्स ही पढ़ी हों और आप करंट अफेयर्स से अप्राइज्ड हों, करंट अफेयर्स के साथ टच में हों, तो आपको प्री के ही सोर्सेज मेंस के लिए सूटेबल लगेंगे। बस आपको अपनी एक A4 शीट में या किसी भी जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे नोट्स बनाइए और साइड पे एक कॉलम छोड़ दीजिए, थोड़े थोड़े स्पेसेज छोड़ दीजिए। अगर कोई टॉपिक के रेलेवेंट अगर आपका कुछ आ रहा है तो आप वहाँ पे लाइक वाइज एडिशन करते जाइए। ठीक है? तो एज सच ये हमारा हो गया डिकोडिंग द सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू GS पेपर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में GS पेपर 2 कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्री एंड मेंस के कंट्रास्ट में। ओके, थैंक यू।